कावेरी एक ऐसी नदी जो सिर्फ पानी नहीं बहाती बल्कि हर साल अपने साथ राजनीति, अदालत, किसानों का दर्द और दो राज्यों के बीच तनाव को भी लेकर आती है। तमिलनाडु में सरकार भले किसी की भी हो, अगर कर्नाटका से पानी नहीं आया तो विपक्ष सरकार को घेरता है, और कर्नाटका में सरकार भले किसी भी पार्टी की हो, अगर तमिलनाडु को पानी छोड़ दिया जाता है तो प्रो कन्नड़ा ग्रुप्स और किसान सड़क पर उतर आते हैं। यानी सरकार बदली, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन कावेरी का विवाद नहीं बदला। लेकिन आखिर क्यों? एक बार फिर कावेरी विवाद चरम पर है। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया है कि कर्नाटका कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी CWMA के आदेश के बावजूद तय मात्रा में पानी नहीं छोड़ रहा। राज्य ने अदालत से निर्देश देने की मांग की है कि कर्नाटक आदेश का पालन करे। दूसरी ओर कर्नाटका सरकार का कहना है कि राज्य में भी पानी की उपलब्धता, बारिश और जलाशयों की स्थिति को देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने मेकेदातु परियोजना को दीर्घकालिक समाधान बताया है। साथ ही हाल के दिनों में कबिनी और अन्य जलाशयों में पानी बढ़ने के बाद कर्नाटका से छोड़े गए पानी के कारण तमिलनाडु सीमा पर कावेरी का प्रवाह भी बढ़ा है। लेकिन कावेरी आखिर क्या है? कावेरी नदी कर्नाटका के कोडगु जिले के तल कावेरी से निकलती है और करीब 800 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी से होकर ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी निर्भरता दो राज्यों पर है, कर्नाटका जहां नदी का जन्म होता है और तमिलनाडु जहां इसका विशाल डेल्टा है। यही डेल्टा तमिलनाडु का धान का कटोरा भी कहा जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये विवाद नया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत अंग्रेजों के दौर में हुई 1892, फिर 1924 का समझौता, जिसमें मैसूर रियासत और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच पानी बंटवारे के नियम तय हुए थे। यह समझौता सिर्फ 50 साल के लिए था, तो 1974 में इसकी अवधि भी समाप्त हो गई और यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। कर्नाटका का कहना था कि अब हमें किसानों के लिए ज्यादा पानी चाहिए और तमिलनाडु का कहना था कि हम दशकों से इसी पानी पर खेती करते आ रहे हैं। फिर मामला अदालत पहुंचा और 1990 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाया गया। कई साल सुनवाई चली। 2007 में ट्रिब्यूनल ने पानी के बंटवारे का फैसला भी दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया। साथ ही CWMA और CWRC जैसी संस्थानों का गठन भी किया ताकि हर साल पानी के बंटवारे की निगरानी भी हो सके। कर्नाटका कहता है कि बारिश कम हुए, जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं है। पहले बेंगलुरु और राज्य के लोगों को पानी पीने का, फिर किसानों की सिंचाई, उसके बाद ही अतिरिक्त पानी जो है वो छोड़ा जा सकता है। कर्नाटका का तर्क ये है कि यदि उसके पास ही पर्याप्त पानी नहीं होगा तो आदेश के बावजूद तय मात्रा में पानी छोड़ना मुश्किल होगा। तमिलनाडु कहता है कि कावेरी डेल्टा पूरी तरह से नदी पर निर्भर है और समय पर पानी नहीं मिला तो धान की खेती जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। राज्य का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और CWMA के आदेशों के पालन हर हाल में करने होंगे और यहीं से ये विवाद जो है पूरी तरह से मानवीय पहलू में बदल जाता है। कर्नाटका का किसान कहता है कि अगर हमने पानी छोड़ दिया तो हमारी फसल और पीने के पानी में खतरा पड़ जाएगा। वहीं तमिलनाडु किसान कहता है कि अगर पानी ही नहीं आया तो हमारी पूरी फसल जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी दोनों तरफ किसान है, दोनों तरफ खेती है और दोनों तरफ डर भी असली है। जब भी CWMA कर्नाटका को पानी छोड़ने का आदेश देता है तो कर्नाटका में प्रो कन्नड़ा ग्रुप और किसान संगठन मैसूर, मंड्या और बेंगलुरु में प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। कई बार कर्नाटका बंद भी बुलाया जाता है। राज्य सरकार पर दबाव बनाया जाता है कि तमिलनाडु को पानी ना छोड़ा जाए। अगर तमिलनाडु में डेल्टा के किसान सड़कों पर उतरते हैं, वे केंद्र सरकार, CWMA और कर्नाटक सरकार पर भी दबाव बनाते हैं कि आदेश के अनुसार पानी छोड़ा जाए। यहीं से शुरू होती है सबसे दिलचस्प कहानी। तमिलनाडु में जब भी कर्नाटक पानी नहीं छोड़ता तो विपक्ष सरकार पर हमला करता है, कहता है कि दिल्ली पर दबाव क्यों नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई। यानी कावेरी यहाँ सरकार को घेरने का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। कर्नाटका में यहाँ तस्वीर थोड़ी उल्टी है। यहाँ अगर सरकार पानी छोड़ती है तो विपक्ष कहता है कि आपने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। अगर सरकार पानी नहीं छोड़ती तो तमिलनाडु अदालत पहुंच जाता है। यानी जो भी फैसला लो, राजनीतिक नुकसान तय है। इसलिए लगभग हर सरकार कावेरी पर बेहद सतर्क रहती है। क्या ये केवल राजनीति है? नहीं, ये केवल राजनीति नहीं है, ये कानून भी है
जल विज्ञान भी है, मानसून भी है, बारिश भी है और करोड़ों लोगों की जिंदगी भी। कई बार अच्छी बारिश होने के विवाद कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मानसून कमजोर होता है तो तनाव फिर एक बार बढ़ जाता है। इस साल अगस्त में सामान्य से भी कम बारिश की आशंका ने भी इस विवाद को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। कावेरी विवाद का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता। कई बार तमिल फिल्मों का कर्नाटक में विरोध हुआ है, फिल्मों की रिलीज प्रभावित हुई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रद्द हुए हैं। यानी एक नदी का विवाद दो राज्यों के सामाजिक रिश्तों तक भी पहुंच जाता है। लेकिन इसका समाधान क्या है? विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल अदालतें स्थायी समाधान नहीं है। जरूरत है जलाशयों का बेहतर प्रबंधन, रियल टाइम डेटा साझा करने की पारदर्शी व्यवस्था और कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना, मानसून आधारित लचीली जल रिलीज व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सहमति। कावेरी की लड़ाई असल में पानी की कमी से ज्यादा भरोसे की कमी कहानी है। कर्नाटका अपने किसानों की चिंता करता है तो तमिलनाडु अपने किसानों की। दोनों की चिंताएं वास्तविक है, लेकिन हर बार चुनाव आते ही यही कावेरी राजनीतिक हथियार बन जाती है। और यही वजह है कि एक नदी आज भी दो राज्यों के रिश्तों, अदालतों, किसानों और राजनीति के केंद्र में बनी हुई है।